हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और डाइवर्जेंस के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑपरेटर की वैल्यू को हमने निकाल लिया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले हम कर्ल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि कर्ल होता क्या है। तो कर्ल जो होता है वो होता है हमारा 1/dA लिमिट dA टेंड्स टू 0 एंड A.dl मैक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी A का कर्ल जो होगा वो उससे रिलेटेड एरिया एलिमेंट में उसके लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू पर यूनिट एरिया, जबकि हमारा एरिया जो है dA टेंड्स टू 0 हो। यानी कि एक छोटा एरिया अल्पांश जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, तो एक छोटे से एरिया में से मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अपॉन एरिया, यानी मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पर यूनिट एरिया जबकि एरिया टेंड्स टू 0 हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं उस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल। अब ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में समझेंगे। और कर्ल का फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है हम एक दो एग्जांपल्स से समझेंगे कि कर्ल एग्जैक्टली होता क्या है फिजिकली। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को कंसीडर करते हुए और इसके डेरिवेशन को देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम वेक्टर ऑपरेटर को निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा कर्ल लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA इंटीग्रेशन ऑफ A.dl। ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, एक बंद परिपथ, जैसे कि कोई एक बंद परिपथ है उसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, लाइन इंटीग्रल यानी कि इसकी बाउंड्री का जो इंटीग्रल होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और अपॉन में इसका एरिया पर यूनिट एरिया, उसे ही हम क्या कहते हैं कर्ल। कर्ल जो होता है उसकी डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि A.dl यानी कि A.dl cos थीटा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है जबकि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, तब इस एरिया की वैल्यू भी बाहर की तरफ है, और अगर कर्ल की वैल्यू भी इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। उस केस में हमें इस लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना है कि कर्ल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मानी जाती है। ओके, तो इसी को लेते हुए हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ऑपरेटर को निकालेंगे। अब कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का ऑपरेटर निकालने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट है। एरिया एलिमेंट वैसे बहुत छोटा होता है पर हमने इसको बड़ा करके यहाँ पर बनाया है। ओके, तो ये हमारे पास एरिया एलिमेंट है। अब इसका लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन इंटीग्रल का वैसे मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण। जैसे कि ये लाइन है, तो अगर मैं मान लूँ कि इस लाइन का लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस लाइन की लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पर इस तरफ होगी और यहाँ पर इस तरफ होगी। इसको हम आगे और नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कुछ इस तरह से है। ओके, अब यहाँ पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी रखी है ओरिजिन पॉइंट पर, जिस पर इसके वेक्टर जो इसकी वैल्यू है इस वेक्टर की वो क्या है, ए वेक्टर। तो ये अपने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ax, ay और az। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हर एक लाइन के लिए इसका अलग अलग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उन सबको आपस में ऐड करके सबसे पहले टोटल लाइन इंटीग्रल को निकालेंगे, फिर उसको एरिया से डिवाइड करके कर्ल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर साइड KL। अगर मैं साइड KL की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, ये जो KL है इसमें लाइन इंटीग्रल इस तरफ है।
ठीक है। तो हमारा वेक्टर कौन सा माना जाएगा, ये ए एक्स की डायरेक्शन में है, तो इस लाइन के लिए वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट कौन सा लिया जाएगा, ए एक्स, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब हमने ऐसा डाइवर्जेंस के केस में भी किया था, जब उसका डेरिवेशन किया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, उसके बेसिस पर हम इसमें कितना चेंज हो रहा है उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं साइड के एल की बात करूँ तो ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस डी वाई बाई टू, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी। तो सबसे पहले हमारी वेक्टर क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, तो वेक्टर वैल्यू ऑफ वेक्टर एट के एल, तो इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वेक्टर एट ओरिजिन, यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेक्टर एट ओरिजिन प्लस चेंज इन वेक्टर। इसी तरह से निकाला जाएगा कि एक तो उसकी कितनी इनिशियल वैल्यू है और उसके बाद इस डिस्टेंस तक आते आते उसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ, ओके। तो वैल्यू ऑफ वेक्टर एट ओरिजिन है हमारी ए एक्स, ठीक है, प्लस इसमें कितना चेंज हुआ, तो इसमें चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी, माइनस डी वाई बाई टू, यानी यूनिट चेंज है डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू उसको हम डिस्टेंस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जिससे हमें टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना चेंज हुआ इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो वेक्टर की वैल्यू एट के एल कितनी हो जाएगी, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल ए वाई इंटू डी वाई बाई टू, ठीक है। ये आई हमारी वेक्टर की वैल्यू। फिर इसे हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए जो वेक्टर की वैल्यू, लाइन इंटीग्रल का हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसकी जो लेंथ है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ टोटल कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है dx, तो जो हमारी a की वैल्यू आई है उसको हम dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ k टू l, ठीक है, k से l तक का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, a डॉट डी एल, ए डॉट डी एल, जो कि किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के टू एल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डेल ए एक्स माइनस, सॉरी इसकी वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू आई है ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू इंटू जो इसकी डिस्टेंस है डी एक्स, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ओके, क्योंकि इसकी जो इसका रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, तो ये सारी ही वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह से हम क्या करें, अगर फॉर साइड mn की बात करें, अभी हमने kl के लिए लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट कर दिया, अगर मैं mn की बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू प्लस x डायरेक्शन में थी और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस x डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल लाइन इंटीग्रल आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ m टू n a डॉट डी एल, तो सबसे पहले तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू का क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो बाहर हम एक क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन। ये वाला जो माइनस का साइन है ये माइनस एक्स डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे लाइन इंटीग्रल, सबसे पहले वैल्यू एट ओरिजिन प्लस उसमें कितना चेंज हुआ। तो वैल्यू एट ओरिजिन हमारी क्या दे रखी है, ए एक्स, उसमें चेंज जो हो रहा है वो y डायरेक्शन में हो रहा है, तो हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और ये m n तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अगर ये डी वाई बाई टू है तो ये भी क्या हो जाएगी, डी वाई बाई टू, और ये माइनस वाई डायरेक्शन में नेगेटिव थी और प्लस वाई डायरेक्शन में डी वाई बाई टू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस चीज़ को हम डी वाई बाई टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आई हमारी वेक्टर की वैल्यू, और जब हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है तो उसकी जितनी लेंथ है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ अगर dx है तो ये भी क्या होगी, dx, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसे भी हम dx से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ओके, इसी तरह से हम, ये हो गई हमारी दो साइड्स आमने सामने वाली। इसी तरह से हम LM निकालेंगे और फिर NK के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर साइड LM। LM साइड के लिए हमारा लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A.dl। तो सबसे पहले हमें वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसको हम इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dy से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये वाली साइड जो है LM, उसमें लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन किस साइड है, उसमें लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन है y साइड में। तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, AY वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की साइड। तो इसका कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें अगर चेंज निकालना है तो चेंज, सबसे पहले वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू एट ओरिजिन। तो इस कंपोनेंट की ओरिजिन पर वैल्यू क्या है, AY। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू एट ओरिजिन प्लस उसमें कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, इसमें चेंज कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसमें चेंज होगा X डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा इस चीज़ को यहाँ समझें। ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वेक्टर अगर AY ऊपर वाली डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा, AY। अब इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें चेंज जो है वो X डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चेंज कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डेल AY अपॉन डेल X इंटू कितनी डिस्टेंस कवर करने पर चेंज निकालना है हमको। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर dx है तो ये ओरिजिन पॉइंट है, इससे ये वाली साइड प्लस x हो जाएगी और ये वाली साइड माइनस x हो जाएगी। तो प्लस x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस हो जाएगी dx/2। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx/2 से। ये आई हमारे वेक्टर की वैल्यू, और वेक्टर की वैल्यू को हमें लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए उसकी लेंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो साइड LM की लेंथ क्या है, ये है हमारी साइड LM। तो इस साइड की लेंथ क्या है, इस साइड की लेंथ है टोटल dy। ओके, इस साइड की जो टोटल लेंथ है वो लेंथ क्या है, dy। तो इसको हम dy से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालना होगा फॉर साइड NK, एक लास्ट साइड। तीन साइड हमने कैलकुलेट कर ली है रेक्टेंगल की, एक लास्ट साइड निकालनी पड़ेगी हमें फॉर साइड NK। तो अब NK के लिए देखिए, हमने जो वेक्टर की वैल्यू लाइन इंटीग्रल की कैलकुलेट की थी LM, वो इस डायरेक्शन में थी, और NK में ये जो डायरेक्शन होगी इसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, क्योंकि ये कुछ इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर टोटल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू की टोटल वैल्यू ही क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो कुछ भी कैलकुलेट करेंगे NK के लिए वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव y डायरेक्शन में होने की वजह से पूरा ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू एट ओरिजिन प्लस उसमें कितना चेंज हुआ इनटू डिस्टेंस। तो अब की बार इसमें कितना चेंज होगा, सेम टू सेम ये x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ देख लीजिए, इस पॉइंट से इस साइड तक पहुंचने के लिए हमें x डायरेक्शन में इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये ओरिजिन है, ये प्लस x साइड है, तो इधर की साइड क्या होगा, माइनस का x, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी माइनस का dx/2। ठीक है, तो इसको हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का dx/2। ये हुई हमारी वेक्टर की वैल्यू। अब इस वेक्टर की वैल्यू को हमें इसकी लेंथ NK की लेंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो NK की टोटल लेंथ कितनी है, NK की टोटल लेंथ है dy। तो इसे हम dy से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ n to k A.dl, यानी लाइन इंटीग्रल टोटल पूरा माइनस था, AY माइनस ये जो यहाँ पर हमने माइनस dx/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये इसको क्या कर देगा, माइनस में कर देगा। तो माइनस
डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू dx/2 इंटू डी वाई। हमने क्या किया है, अलग अलग साइड्स के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस का लाइन इंटीग्रल, इस पूरी सरफेस का a.dl जो होगा वो इन चारों के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। इस पूरी सरफेस का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इन चारों के अलग अलग सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ k टू l a.dl प्लस l टू m a.dl प्लस m टू n a.dl प्लस n टू k a.dl। और इन चारों की ही वैल्यूज़ हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। इन चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इससे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ c a.dl यानी टोटल इंटीग्रल k टू l वाली वैल्यू। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर k टू l की क्या वैल्यू निकाली थी, ax माइनस डेल ax अपॉन डेल वाई dy/2 इंटू dx। ये वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देती हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। इसी तरह से L टू M की हमने जो वैल्यू निकाली थी उसे भी हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L टू M की हमने ये वैल्यू निकाली थी, इसे भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू dx/2 dy प्लस, अब हमें m टू n की वैल्यू लिखनी है। m टू n की भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। m टू n वाली हमने ये माइनस वाली वैल्यू निकाली थी, इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ax प्लस डेल ax डेल y dy/2 इंटू dx। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वैल्यू हमें n टू k की रखनी है, जो भी माइनस में थी। तो माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू dx/2 इंटू डी वाई। ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब जो प्लस हो जाएंगे उनको जोड़ देंगे और जो माइनस हो जाएंगे उनको माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ax जो है वो पॉजिटिव में है और यहाँ पर ax जो है वो नेगेटिव में है। तो ax से ax क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखते हैं तो माइनस का ax अपॉन डी वाई, ये वाली टर्म बची। ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी ये सेम चीज़ क्या आ जाएगी, माइनस में सेम टर्म्स है। आप देखिए माइनस का डी ए एक्स अपॉन dy बाई 2 और dx, और इसके ब्रैकेट के बाद माइनस लगाए तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमें दो बार सेम चीज़ मिल रही है, तो इसको मैं लिख लूँगी माइनस का 2 डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई dy/2 इंटू dx। इसी तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर ए वाई प्लस का है और यहाँ पर ए वाई माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव में है और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें सेम टर्म फिर से किस में मिल रही है, प्लस में मिल रही है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी प्लस का 2 डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स dx/2 इंटू डी वाई। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं, माइनस वाली टर्म को पीछे लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई माइनस डेल ए एक्स इंटू डेल वाई डी एक्स डी वाई। दोनों में से डी एक्स डी वाई को हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ये वैल्यू मिली है हमें टोटल लाइन इंटीग्रल की। किसकी वैल्यू मिली है, टोटल लाइन इंटीग्रल की। अब यहाँ पर हमने जो एरिया एलिमेंट लिया था वो कौन सा एरिया एलिमेंट था, dx इंटू डी वाई। यानी ये जो हमने रेक्टेंगल कंसीडर किया था ये एक्स वाई डायरेक्शन में था। तो कर्ल के लिए
इसके लाइन इंटीग्रल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कर्ल की जो डायरेक्शन है, जब वो z डायरेक्शन में होगी इससे बाहर की तरफ, ओके, तब यहाँ पर इसकी लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसे ही हम किस में यूज़ करेंगे, कर्ल में। तो कुल मिलाकर के जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसको यूज़ करते हुए हम कर्ल का क्या निकाल सकते हैं, z कंपोनेंट। क्या निकाल सकते हैं, z कंपोनेंट, क्योंकि इस एरिया एलिमेंट के लिए डायरेक्शन ऑफ कर्ल क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ कर्ल होगी z डायरेक्शन, ठीक है। तो कर्ल का अगर हम z कंपोनेंट निकालें तो हमें मिलेगा कर्ल ऑफ a डॉट k कैप। z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, k कैप, तो डेल डॉट a इंटू k कैप। अब कर्ल का हमने फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, कर्ल होता है लिमिट dA टेंड्स टू 0 1 अपॉन dA a डॉट dl की मैक्सिमम वैल्यू। और जब हमने डायरेक्शन को ऑपोजिट, ये ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लिया है, तो ऑलरेडी ये वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कर्ल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एरिया है यहाँ पर, तो एरिया क्या होगा हमारा, dx dy टेंड्स टू 0, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन dx dy और इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। तो यहाँ पर इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, dx dy से dx dy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट भी हट जाएगी। तो हमें कर्ल का z कंपोनेंट मिला है डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। मतलब जब z कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो y x आ रहा है, इसी तरह से हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी लिख लेते हैं। कर्ल ऑफ a का x कंपोनेंट हो जाएगा कर्ल a डॉट आई कैप, ठीक है। और जो किसके बराबर हो जाएगा, जो आ जाएगा z और y। अगर हम x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो किसकी टर्म्स में आ जाएगा, z और y के टर्म्स में आ जाएगा, माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। इसी तरह से ये हुआ इसका x कंपोनेंट, इसी तरह से हम निकालेंगे y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट हो जाएगा कर्ल ऑफ a का y कंपोनेंट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ a डॉट जे कैप, ठीक है। y कंपोनेंट निकाल रहे तो जे कैप, अब वो आ जाएगा हमारा x और z की टर्म्स में, क्योंकि y ले रहे हैं हम, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो सॉरी, हम जब y कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो z और x के टर्म्स में आएगा, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ये हमने कर्ल के तीनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमें कर्ल की टोटल वैल्यू निकालनी हो, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू, तो हमें इसके तीनों कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए हमें इन तीनों वैल्यूज़ को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो जब हम तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला जो इसका x कंपोनेंट था उसको हमने आई कैप के साथ लिख लिया, प्लस इसके y कंपोनेंट को लिख लिया और प्लस इसके z कंपोनेंट को भी लिख लिया। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है a और b, ठीक है। a वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह से b वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब मैं a क्रॉस b को कैलकुलेट करती हूँ तो मैं एक डिटर्मिनेंट बनाती हूँ आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए एक्स ए वाई और ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई और बी जेड, और इसकी जो वैल्यू होती है इसके साथ इन दोनों को रिमूव करके दिस माइनस दिस, यानी कि इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड माइनस बी जेड बी वाई, ठीक है, इनटू आई कैप। इसी तरह से जे कैप की वैल्यू निकाली जाती है, इसी तरह से के कैप की वैल्यू निकाली जाती है, यानी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये भी एक तरीके का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको हम और अच्छी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं,
इसको हम और अच्छी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर देखें तो आई कैप में क्या आता है, इन दोनों टर्म्स को छोड़ करके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट बनाने के लिए ऊपर की साइड आई कैप, जे कैप और के कैप को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब हम इसको इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए वाई इंटू बी जेड, यानी कि यहाँ के कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी डेल बाई डेल वाई और इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी ए जेड, ठीक है। इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे तो आगे आ रहा है हमारा ए जेड बी वाई। तो इस कंपोनेंट की वैल्यू मिलेगी हमें डेल बाय डेल जेड और इसी तरह से नीचे वाले कंपोनेंट बी वाई की वैल्यू हमें मिलेगी ए वाई। तो यहाँ से हमने इसका क्या कर लिया, वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास क्या बचा, इसको देख करके हमें समझ में आ गया है कि जब हम आगे वाले टर्म्स को भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स, कर्ल ऑफ ए। यानी कि अब हमें पता चल गया ये चीज़ क्या होती है, ये होती है हमारा डेल ऑपरेटर। इसको हम 2 से 3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हो गया हमारा ए वेक्टर। तो जो हमारा कर्ल ऑफ ए होता है वो डेल ऑपरेटर, इसको अगर मैं जमा करके लिखूँ तो क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट है ये किसके साथ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यानी इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, जो कर्ल ऑफ ए होता है वो क्या होता है, डेल और ए वेक्टर का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ए वेक्टर के साथ डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ कर्ल मिलती है। हमने क्या किया, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसको कंपेयर कर लिया। उसको कंपेयर करने पर हमें एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो चीज़ होती है ये डेल ऑपरेटर होती है, जिसका हमें किसी वेक्टर के ऊपर क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हमें न्यूमेरिकल्स में भी कर्ल को सॉल्व करना हो तो हम इसी तरह से करेंगे, डेल ऑपरेटर के साथ जो भी वेक्टर गिवन है उसका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। यही क्या होता है हमारा कर्ल। थैंक यू।